गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को एक जो लेक्चर सेंड किया था, उस लेक्चर में मेरे पास कुछ एक कमेंट्स आए थे बच्चों के, जिनमें उन्होंने मुझे बताया कि एक छोटा सा टॉपिक है जो उनको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो पहले उस छोटे से टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। आज कल जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें जो एक छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों को, वो थोड़ा परेशान कर रहा है। उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और वो कंसेप्ट है कि जब नदी का वेग ज़्यादा होता है तो नदी के अपर्दन करने की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। उसके पीछे कुछ एक कारण है। सबसे पहले बात करते हैं नदी का वेग। देखिए, नदी का जो वेग है वो डिपेंड करता है कि उस नदी में आयतन कितना है, जल का आयतन। सबसे पहले बात होती है जल का जो वेग है, नदी का जो वेग है वो डिपेंड करता है कि उसमें जल कितना ज़्यादा है। जितनी जल की मात्रा ज़्यादा होगी, नदी का वेग काफ़ी बढ़ जाएगा। लेकिन किस सूरत में बढ़ेगा? जब घाटी का जो ढाल है वो काफ़ी तीव्र होगा। और घाटी का ढाल तीव्र कहाँ पर होता है, आप अच्छे से जानते हैं, वो होता है आपका पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर ढाल काफ़ी तीव्र है, वहाँ पर जल का आयतन भी लगभग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इन दोनों के अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण नदी का जो जल है या नदी के जो अपर्दन करने की शक्ति है, परिवहन करने की शक्ति है, वो बढ़ जाती है। यानी वो बहुत तीव्र गति से बहुत ज़्यादा मात्रा में अवसादों को अपने साथ बहाकर ले जा सकती है। अब उसके लिए गिलबर्ट महोदय ने छठे घात का सिद्धांत दिया, सिक्स्थ पावर का सिद्धांत दिया। उन्होंने बड़े सिंपल शब्दों में ये समझाया कि यदि किसी नदी का वेग एक से बढ़ाकर दो कर दिया जाए, यानी अगर उसमें दो गुने की वृद्धि हो जाए, किसमें? नदी के वेग में। और नदी का वेग बढ़ता है जल के आयतन और घाटी के ढाल के अनुसार। तो यदि उसका जो वेग है वो दो गुना कर दिया जाए, तो उसी नदी के अवसादों को परिवहन करने की जो क्षमता है वो 64 गुना बढ़ जाती है। यानी अगर हम डबल करते हैं नदी के वेलोसिटी को, तो जो कैरिंग कैपेसिटी है रिवर की वो 64 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद है जो नद बहार है, यानी अवसादों का जो आकार है वो किस प्रकार से, ज़्यादा बड़े पत्थरों को तो ज़्यादा दूर तक नहीं नदी ढो सकती है, बल्कि जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें बड़े दूर तक आसानी से वो ले जा सकती है। ऐसे ही जल की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो वेग अधिक हो जाएगा, वेग अधिक हो जाएगा तो अवसादों को ढोने की शक्ति बढ़ जाएगी। अगर जल की मात्रा कम हो जाएगी तो जल का आयतन कम हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा तो वेग कम होगा, वेग कम होगा तो अवसादों को ढोने की जो शक्ति है वो काफ़ी कम हो जाएगी। बड़ा इजी सा टॉपिक है, इससे अलावा कुछ नहीं था। एक दो बच्चों का आया था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, और वो है बेसिकली कि जो नदी है वो नदी किस प्रकार से मुख्य तौर पर अब स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। इस स्थलाकृतियों के निर्माण को समझने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। जब हमने WM डेविस के अपर्दन चक्र के बारे में बात की थी, तब मैंने आप लोगों को बताया था, और लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि नदी का जो हम कार्य पढ़ेंगे या नदियों के जो स्थलाकृति निर्माण करने की हम स्टेजेस को पढ़ेंगे, तो नदी के जीवन को तीन अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सी तीन अवस्थाएं थी हमने डिस्कस किया था? युवा, प्रौढ़ा और वृद्धावस्था, राइट। युवावस्था का संबंध है ऊपरी भाग से। ऊपरी भाग मतलब जहां से नदी का उद्गम होता है, तब से लेकर जब तक वो मैदानों में नहीं आती। ठीक है, इसको छोटे से एक डायग्राम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि नदी का जो जीवन है वो किस प्रकार से है। देखिए, जब नदी किसी पर्वतीय क्षेत्र में होती है, फिर वो मैदानी क्षेत्रों में आती है, और फिर वो जाती है अपने मुहाने पर। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें आपके स्टेजेस क्लियर हो जाएंगे तो आप लोगों को फिर समस्या नहीं होगी, राइट। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ये आपका सपोज उद्गम स्थल है रिवर का। उद्गम स्थल से लेकर रिवर जब तक पर्वतीय क्षेत्रों के में रहती है अपने ढाल के अनुसार, वो उसकी युवावस्था होती है। युवावस्था के बाद जब तक वो अपने मैदानी क्षेत्रों में आगे बढ़ती है, वो इसकी प्रौढ़ावस्था। और जहाँ पर वो आकर मुहानों में गिरती है या पहुँचती है, वो होती है आपकी वृद्धावस्था। अब ऊपरी भाग का मतलब है जब तक वो पर्वत के ऊपर रहती है, पहाड़ों में रहती है, तब तक वो ऊपरी भाग यानी युवावस्था। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, युवावस्था। फिर ये है आपकी प्रौढ़ावस्था, और फिर ये है आपकी वृद्धावस्था। ठीक है, इसी को आप इस चैप्टर में अलग नाम से पढ़ेंगे। ये है आपका ऊपरी भाग, ये है आपका
मध्यवर्ती भाग या बीच का भाग, मध्यवर्ती भाग, और ये है आपका निचला भाग। ठीक है, इतना इजी सा कंसेप्ट है। अब अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग भागों में नदी अलग अलग प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करेगी। जो स्थल रूप ऊपरी भाग में बनेंगे उसके कैरिंग, जो हमारा जल का वेग है, जल की गति है, अवसादों की मात्रा है, नदी की शक्ति है, उसके अनुसार यहाँ पर अपर्दन ज़्यादा होता है। मध्यवर्ती भाग में जब वो नदी उतरती है तो उसके अपर्दन करने की शक्ति फिलहाल बरकरार रहती है, लेकिन उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। और जब वो नदी अपने निचले भाग यानी वृद्धावस्था में पहुंचती है तो क्योंकि वो अपने उद्गम से काफ़ी दूर होती है, जल की मात्रा में कमी आ चुकी होती है, जल की मात्रा में कमी आती है तो जल का आयतन कम होता है, जल के आयतन कम होता है तो वेग कम होता है, और वेग कम होता है तो अवसादों को ढोने की शक्ति कम हो जाती है, जिसके लिए वो निचले क्षेत्र में केवल और केवल क्या करती है, निक्षेपण करने का कार्य करती है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अभी हम जब स्थलाकृतियों के ऊपर चलेंगे तो आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। तो अब है हमारा जो टॉपिक, वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि नदी जो है वो तीन प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ निर्माण करती है तीन अवस्थाओं में। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ऊपरी भाग में बनने वाली स्थलाकृतियों के आधार पर। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऊपरी भाग कौन सा होता है, जिसमें नदी पर्वतीय क्षेत्र या अपनी उद्गम क्षेत्र से निकलती है और मैदानी क्षेत्रों में एंटर करने से पहले, एक बार फिर देख लीजिए, अपने उद्गम क्षेत्र से लेकर उसके मैदानी क्षेत्रों में उतरने से पहले का जो सारा क्षेत्र है वो आपका कहलाता है आपका ऊपरी भाग। क्या कहलाता है आपका ऊपरी भाग, राइट। तो आज हम सिर्फ ऊपरी भाग के बारे में बात करेंगे कि इस क्षेत्र में या इस भाग में नदी किस प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। अब नदी ऊपरी भाग में है यानी पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल कैसा होता है, काफ़ी तीव्र होता है। नदियों अपने उद्गम क्षेत्र के पास होती हैं यानी उनमें जल की मात्रा भी काफ़ी होती है। जल की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए उनका आयतन अधिक होता है। जल का आयतन अधिक होने से उसका वेग अधिक हो जाता है, और वेग अधिक होने से वो अपने अवसादों को काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ाती है, और वही अवसाद टूल्स यानी औजारों का काम करते हैं, जिसके कारण किसका निर्माण करते हैं, वो द्विभिन्न स्थलाकृतियों का। अब लैंग्वेज भी कुछ इसी प्रकार से कहती है, नदी घाटी का ऊपरी भाग पर्वतीय क्षेत्र में स्थित होता है, इसे उद्गम क्षेत्र से आरंभ माना जाता है। इस भाग में नदी तीव्र ढाल पर बहती है, जिसका कारण वेग और अवसाद ढोने की शक्ति अधिक होती है। इस अवस्था में नदी का प्रमुख कार्य अपर्दन होता है, जिसके द्वारा नदी अग्रलिखित आकृतियों का निर्माण करती है। अग्रलिखित आकृतियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा, आप उस सीक्वेंस में इसको याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली ये इसी प्रकार से याद रखे जा सकते हैं, राइट। तो ये बड़े आसान है। अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो अपर्दन करने वाला काम है ये किस किस प्रकार से हो रहा है। बेसिकली अपर्दन करता है ऊपरी भाग में अधिक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके फेवर में होती हैं। ठीक, हमने डिस्कस किए हैं क्या क्या है वो। तो अब आता है आपका ये जो तीन प्रकार की स्थलाकृतियाँ निर्माण करती हैं मुख्य तौर पे। सबसे पहले मैंने आपको क्लास में भी कई बार डिस्कस किया है, होती हैं वी आकार की घाटी। सबसे पहले कौन सी स्थलाकृति बनाती है, वी आकार की घाटी। उसके बाद आता है गॉर्ज और ये कैनियन। ठीक है, अभी फिलहाल आप इसी के बारे में डिस्कस करेंगे तीन। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन तीनों को याद रखना काफ़ी ईजी है तब जब आप इसे एक सीक्वेंस में याद रखें। सबसे पहले कौन सी आकृति बनती है, वी शेप वैली, देन गॉर्ज एंड देन कैनियन। सो आई थिंक ये आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी है, राइट। वी शेप वैली, ये है आपका गॉर्ज, और ये है फिर आपका कैनियन। अब हम इसको मैं अपने छोटे से डायग्राम से आपको समझाता हूँ, लैंग्वेज में ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये है आपके वो डायग्राम जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। सीरीज़ नंबर इसके साथ साथ लिखे हुए हैं, वो थोड़ा विजिबल नहीं है, आई होप आपको अब थोड़ा दिख जाएगा, लेकिन हमें सीरीज़ नंबर से कोई मैटर नहीं करता। तो बात करते हैं सबसे पहले नदी, और नदी से बनने वाली सबसे पहली स्थलाकृति वो है आपकी वी आकार की घाटी। तो ये हम जब देखते हैं कि दो पर्वतों के बीच का जो लगभग क्षेत्र होता है वो वी आकार का होता है, राइट। और नदी जो है इस क्षेत्र में अपने उद्गम क्षेत्र के काफ़ी नज़दीक होती है। पर्वतों का ढाल काफ़ी तीव्र होता है, उद्गम क्षेत्र के नज़दीक है, जल का आयतन ज़्यादा है, आयतन ज़्यादा है तो वेग अधिक है, और वेग अधिक है तो अपर्दन करने की शक्ति भी अधिक होती है, राइट। तो यहाँ पर नदी किस प्रकार अपर्दन करती है, अपर्दन होता है दो प्रकार का। ठीक है, दो प्रकार का अपर्दन होता है। एक होता है लंबवत, क्या होता है, लंबवत, जिसे हेडवर्ड भी बोलते हैं। दूसरा होता है पार्श्विक। ठीक है, जब नदी बहुत तीव्र गति से बहती है, बहुत वेग के साथ बहती है, तो वो हेडवर्ड इरोजन करती है यानी लंबवत इरोजन करती है। तो अब चीज़ समझिए, जब वो एक अपर्दन है आपका इस प्रकार, दूसरा अपर्दन है आपका किनारों के सहारे, तो जब नदी अपना लंबवत अपर्दन करती है तो घाटी को क्या करती है, गहरा करती है। क्या करती है, गहरा करती है।
जिसके कारण कौन सी घाटी का निर्माण होता है? वी आकार की घाटी। अब वी आकार की घाटी बनाने के बाद नदी रुकती तो नहीं है, क्योंकि अभी भी वो पर्वतीय क्षेत्रों में है, उसे तीव्र ढाल मिल रहा है, वो अपने जो उद्गम स्थल है उसके नज़दीक है, जल का आयतन भी अधिक है, वेग अधिक है, जिसके कारण नदी क्या करती है? अपनी घाटी को निरंतर गहरा करने का कार्य शुरू करती है। सबसे पहले बनाई वी आकार की घाटी, और जब उस वी आकार की घाटी को वो थोड़ा और गहरा कर देती है, उसमें किसका निर्माण हो जाता है? हमारा गॉर्ज का, राइट। लेकिन गॉर्ज के साथ एक सिचुएशन आगे मैं डिस्कस करूंगा, इन दोनों के कंपैरिजन में आपको याद रखना है, वो ईजी है। नदी ने सबसे पहले वी आकार की घाटी बनाई। अपर्दन किस प्रकार का है? लंबवत, क्योंकि ये ऊपरी भाग में है। फिर आता है उसका गॉर्ज, क्योंकि ये नदी हेडवर्ड इरोजन लंबवत और अपर्दन लगातार कर रही है, जिसके कारण वो गहरा होता चला गया। कौन? वी आकार की घाटी। किसका निर्माण हो गया? गॉर्ज का। अब आता है हमारा तीसरा, वो है कैनियन। नदी का अब भी जो लंबवत अपर्दन है वो निरंतर जारी है, आप सब देख सकते हैं इसमें। यानी जब लंबवत अपर्दन निरंतर जारी है, क्यों? क्योंकि वो अब भी ऊपरी भाग में है, ढाल अधिक तीव्र है, जिसके कारण उसे काफ़ी वेग प्राप्त होता है। और इन सब के कारण नदी का जो ये भाग है, नदी घाटी का ये भाग है, और गहरा हो जाता है, जिसके किसका निर्माण होता है? कैनियन का। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो बेसिकली तीन है इसमें। एक, जो कैनियन होता है वो गौर से बड़ा होता है। दूसरा, जो ये कैनियन होता है वो गौर से संकरा होता है, काफ़ी तंग होता है, देखिए नीचे की तरफ काफ़ी तंग होता चला जाता है। और फिर वो काफ़ी गहरा होता है, इसकी गहराई कम है और इसकी गहराई अधिक है। ये तीन मेजर डिफरेंस हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने वाली है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर जो वर्षा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब वर्षा नदी के साथ कार्य करती है तो नदी तो लंबवत अपर्दन कर रही है, परंतु वर्षा क्या करती है? इसके किनारों को तोड़ती हुई इसको नीचे की तरफ डालती जाती है, जिसके कारण ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, यानी इसकी चौड़ाई थोड़ी अधिक होती है। लेकिन कंपैरिजन ये जो हमारा कैनियन है वो गहराई के साथ काफ़ी संकरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा का प्रभाव नहीं होता या काफ़ी कम होता है। अब इस चीज़ को आप एक तरह से समझिए कि कैनियन का निर्माण ज़्यादातर आपका शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है, और ये आपका आर्द्र जो प्रदेश होते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पर इसका निर्माण होता है। आई होप ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके अलावा इसको ज़्यादा हम डीप में क्या डिस्कस करेंगे, वो वही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तीन चीज़ें, ऊपरी भाग, दूसरी चीज़ वेग अधिक, तीसरी चीज़ अवसादों की मात्रा काफ़ी अच्छी उपलब्ध होती है, चौथी लंबवत अपर्दन, पाँचवा जो कि मुख्य है इसके अंदर वो है कि इसका जो आकार है वो निरंतर बढ़ता है और ये एक ही प्रकार की स्थलाकृति है। बस इससे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे इस बारे में, ज़्यादा मुश्किल में कुछ होता नहीं है। फिर आ जाते हैं हम नंबर 4 पे, वो है आपका पोर्ट होल्स। यानी नदी से बनने वाली जो चौथी स्थलाकृति है जो ऊपरी भाग में बनती है वो है पोर्ट होल्स, यानी जलज गर्तिकाएँ। हमने पहले भी डिस्कस किया है जब मैंने आपको पवन के बारे में बताया था कि किस प्रकार जब गर्मियों के मौसम में हमें सड़कों पर या गाँव में क्या होता है, भंवर दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही भंवर आप लोगों ने कहीं अपने जोड़, तालाब या नदी में भी ज़रूर देखे होंगे। वो भंवर क्या होते हैं? नदियों का जल तीव्र गति से घूमता है और उस तीव्र गति से सर्कुलेट यानी ड्रिल करते हुए जल में क्या मिल जाते हैं? अवसाद। तो जो नदी की तली होती है यानी जो उसका बेस लेवल होता है वो भी काफ़ी क्या होना शुरू हो जाते हैं? अपर्दित होना शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से ये है, ये ऊपर की ओर बहती हुई नदी है और ये उसकी कठोर चट्टानें हैं। जब नदी के इस भाग में भंवर बनना शुरू होते हैं तो उसके अवसाद क्या करने का काम करते हैं? ड्रिलिंग करने का काम करते हैं, जिसके कारण नदी की तली में किसका निर्माण हो जाता है? एक हॉल का, जिसे हम जलज गर्तिका कहते हैं। इन्हें कहीं कहीं भाषा में अवनमन कुंड भी बोला जाता है। कहते हैं अमूमन कि व्यक्ति यदि इस भंवर में फंस जाए तो वो काफ़ी गहराई तक चला जाता है, जिसके कारण उसका बचना थोड़ा मुश्किल होता है। उसका रीज़न बड़ा क्लियर होता है, क्योंकि पोर्ट होल्स लगभग आपके वहीं पर बनते हैं जहाँ पर तली भी अपर्दित हो चुकी हो। और हम जल से तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन जब हम चट्टानों के बीच में फंस जाते हैं, और चट्टानें कहाँ पर हैं? उसके केंद्रीय भाग में यानी तलहटी में, तो वहाँ से निकल पाना थोड़ा कठिन कार्य होता है। तो ये भी अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारी अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं उसमें सबसे प्रमुख आते हैं आपके जलप्रपात। क्या होते हैं? वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स यानी जलप्रपात आप सभी ने देखे हैं, दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे। जलप्रपात बेसिकली एक जनरल भाषा में बताऊं तो जल का ऊंचाई से गिरना जलप्रपात कहलाता है। और ऊंचाई पाई जाती है आपकी कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानों में ऊंचाई पाई जाती है, बट वो इतनी ऊंची नहीं होती कि वाटरफॉल्स जो हैं वो अपर्दन जैसे कार्य कर सकें, राइट। तो ये मुख्य तौर पर आपके पाए जाते हैं कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्र में। यानी अभी नदी कहाँ घूम रही है? अपने ऊपरी भाग में। और कौन सी अवस्था में है? युवावस्था।
क्या क्या विशेषताएं हैं? वेग अधिक, आयतन अधिक, जल अधिक, अवसादों को ढोने की क्षमता अधिक और लंबवत अपर्दन। क्लियर है? ठीक है। तो जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स कहाँ पर बनते हैं? कगारों पर बनते हैं, यानी कगार यानी किनारे। मैं आपको थोड़ा सा जनरल डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हैं आपके। अब अपर्दन के आधार पर जो हमारे जलप्रपात हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक, जहाँ पर चट्टानें क्षैतिज अवस्था में हो, कोमल कठोर कोमल कठोर कोमल कठोर कोमल, राइट। और दूसरे होते हैं जहाँ पर चट्टानें हमारी लंबवत अवस्था में लेटी हुई हों, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कोमल चट्टानें हैं जब क्षैतिज अवस्था में हो। तो आप लोग अच्छे से जानते हो, एक तरफ तो कठोर चट्टान है, दूसरी तरफ कोमल चट्टान है। तो नदी का जो जल है कौन सी चट्टान का अपर्दन जल्दी कर सकता है? क्षैतिज अवस्था में लेटी हुई कोमल चट्टान का, राइट। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्लैक हिस्सा जो है, ये मान लीजिए रिवर है। तो कठोर चट्टान का अपर्दन तो इतना अधिक नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही कोमल चट्टान के नज़दीक वो पहुँचेगा उसका अपर्दन करना शुरू करेगा। तो अभी तो ये इस सिंक में जा रहा है, इसे शिप्रिकाएँ कहते हैं। शिप्रिकाएँ यानी रैपिड्स, आगे समझाऊंगा, एक टॉपिक आएगा इसमें आपका। लेकिन जब ये चट्टान शिप्रिकाओं के रूप में आगे बढ़ती हैं, चट्टानें जो हैं वो अपर्दित होना शुरू हो जाती हैं और कोमल चट्टान कट कर नीचे की ओर गिर जाती है, तो वाटरफॉल सीधा हमें नीचे की ओर गिरता हुआ प्रतीत होता है। तो जब इस प्रकार से हमारा जल है वो नीचे की ओर गिरता है, तो अंत में जहाँ पर वो गिरता है वहाँ पर एक कुंड का निर्माण करता है, जिसे हम अवनमन कुंड के नाम से जानते हैं। अब उसी प्रकार यदि हम एक लंबवत चट्टानों से बने हुए जलप्रपात की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर चट्टानें वही हैं, कोमल हैं, फिर कठोर हैं, फिर कोमल हैं, परंतु ये इस अब किस अवस्था में है? लंबवत, खड़ी अवस्था में। तो जब इनके ऊपर से जल हमारा तीव्र गति से चलता हुआ नीचे की ओर गिरता है, तो इसे लंबवत आकार में गिरता हुआ जलप्रपात कहा जाता है। काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं, ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं है। हाँ, लैंग्वेज इसकी काफ़ी थोड़ा सा आपको लगेगी कि ये आपको काफ़ी थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहा है, बट ये इतना मुश्किल नहीं है जो आप लोगों को लग रहा है। हमने डिस्कस किया जो चीज़ें वहीं यहाँ पर आप यहाँ नज़र आएंगी, मैंने इन्हीं के आधार पर आप लोगों को डायग्राम बनाए हैं स्टूडेंट्स। तो एग्ज़ाम में भी आप इसी तरह से इसको मैंशन करेंगे। फिर है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका शिप्रिकाएँ यानी रैपिड्स। ठीक है, रैपिड्स के बारे में भी मैंने आपको एक छोटा सा जो डायग्राम है वो आपका बनाया हुआ है ताकि आपको समझ में आए। और इसको समझने से पहले आप लोग सिर्फ अपने घरों में बनी हुई सीढ़ियों को याद रखें, स्टेयर्स को याद रखें। जिस प्रकार आप स्टेयर्स के सबसे ऊपर वाली स्टेयर से कोई भी पानी की बाल्टी अगर हम उसमें डालते हैं, तो जल क्या करता है? हर सीढ़ी से होता हुआ नीचे वाली सीढ़ी पे उतरता चला जाता है। और किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से हमारी शिप्रिकाएँ का ही निर्माण होता है। अब वो शिप्रिकाएँ हमारे सीढ़ियों पर नहीं बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में कोमल और कठोर चट्टानों के आपस में इस प्रकार के संरचना से बनी है, जैसे कि यहाँ पर है। ये कोमल चट्टानें हैं और ये कठोर। तो जब तीव्र गति से बहता हुआ जल कोमल चट्टान पर तो आसानी से बहता है, लेकिन जैसे ही कोई कठोर चट्टान रास्ते में आती है तो वो छपाक की तरफ से ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है। ऐसे ही फिर कोमल चट्टान पर आता है, फिर वही जब कठोर चट्टान बीच में आती है फिर उसको क्रॉस करता है, क्योंकि इसको अपर्दित नहीं कर पाता वो, बल्कि इसकी तरफ से उछलता हुआ वो आगे बढ़ता है। कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम है आपका। ये कोमल कठोर कोमल कठोर कोमल कठोर चट्टानों का एक हमारा विस्तार है। जब जल इनके ऊपर से बढ़ता हुआ आगे जाता है तो कोमल चट्टानों के ऊपर से तो आराम से निकल जाता है, लेकिन कठोर चट्टानों का अपर्दन करने में वो थोड़ा सा असक्षम होता है, जिसके कारण वो उछलता हुआ आगे बढ़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शिप्रिकाएँ या रैपिड्स के नाम से इन्हें जानते हैं। फिर आता है आपका इंटरलॉकिंग स्पर। ये भी काफ़ी ईजी सा टॉपिक है और ये भी आपके पर्वतों के ही भाग में निर्मित होता है। देखिए, पर्वतों के भाग में किस प्रकार से शिप्रिकाओं का निर्माण होता है वो भी थोड़ा सा ईजी ही टॉपिक है। क्या होता है? जैसे एक पर्वत है, फिर उसके अगेंस्ट थोड़ा सा दूसरी पर्वत घाटी है, फिर आगे दूसरी पर्वत, फिर ऐसे ही पर्वत घाटियों का विस्तार है। तो जब इन पर्वत घाटियों के बीच से नदी बहती है, तो क्योंकि उन्हें एक सीधा मार्ग नहीं प्राप्त होता, बल्कि कैसा मार्ग प्राप्त होता है? एक सर्पीला जो एक मार्ग है वो प्राप्त होता है। तो इस सर्पीले मार्ग में जब नदी एक किनारे का अपर्दन करती है, दूसरे में जमा कर देती है, फिर वहाँ से टर्न करती है, वहाँ का अपर्दन करती हुई आगे बढ़ती है, फिर दूसरी जगह उसको आके निक्षेपित करती है। ऐसे ही करती हुई नदी अपने मार्ग को सर्पीला आकार प्रदान करती है और पर्वतीय क्षेत्र में इन सर्पीले आकार की जो हमारी संरचना होती है, इसे कहा जाता है अंतर्ग्रंथित पर्वत प्रक्षेप या इंटरलॉकिंग स्पर। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी टास्क हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने आपको डे 1 समझाया था कि आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि जो शब्द है उसका बेसिक मतलब क्या है। आप उसके मतलब को थोड़ा सा क्रैक करेंगे तो आपको ये चीज़ इंश्योर हो जाएगी कि उससे बनेगा क्या, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी थी। तो बेसिकली यही है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को थोड़ा सा और समझा देता हूँ। ये मैंने आप लोगों के लिए छोटा डायग्राम बनाया था।
बेसिकली ये अपर्दन के प्रकार हैं। देखिए अपर्दन मैंने आपको बताया दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका लंबवत अपर्दन, दूसरा होता है आपका पार्श्विक अपर्दन, यानी हेडवर्ड इरोजन और लेटरल इरोजन। सो हेडवर्ड इरोजन यानी लंबवत अपर्दन में नदी घाटी की जो गहराई है वो बढ़ती है। क्या बढ़ती है? गहराई। और चौड़ाई जो है वो अधिक नहीं बढ़ती। तो एक बात, जैसे ही नदी अपने मध्यवर्ती भागों में आती है तो वो लंबवत अपर्दन को करना बंद कर देती है। और कैसा अपर्दन करना शुरू कर देती है? पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है किनारों का अपर्दन। तो जब किनारों का अपर्दन होगा तो नदी घाटी गहरी नहीं होगी ज़्यादा, बल्कि चौड़ी होती चली जाएगी। इसी प्रकार से अंतिम क्षेत्र में जब नदी काफ़ी कम मात्रा में अवसादों को आगे ढोक ले जाने में सक्षम होती है, तब उस सूरत में नदी का जो लंबवत अपर्दन है वो लगभग समाप्त हो चुका होता है। केवल और केवल नदी घाटी चौड़ा होना निरंतर जारी रखती है। तो ये है आज आपका टॉपिक, इससे ज़्यादा आज हम डिस्कस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। इनके बिहाव पे आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। हम कल फिर एक बार मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पोर्शन के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू।